आज का दिन जब हम सोचते हैं तो कैसा लगता है, हमारे मन में क्या भाव आता है? वो जो भाव हमारे मन में आता है वो तय करता है कि हमारा मन इस देश के साथ, अपने देश के साथ कितना जुड़ता है या कितना जुड़ना चाहता है। देखते ही देखते 8 दशक बीत गए। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस का दिन। तो एक प्रश्न आता है कि क्या ये स्वतंत्रता हमको आसानी और सहजता से मिली? कई फिल्मों में दिखाया गया कि बहुत सहजता से मिली, कईयों में दिखाया गया कि सहजता से नहीं भी मिली। तो क्या ये हमको सहजता से मिली? लेकिन इसके पीछे तो वर्षों का संघर्ष था। इसके पीछे वर्षों का संघर्ष था। जेल की काल कोठरियां थीं, लाठियां थीं, गोलियां थीं, फांसी के फंदे थे, असंख्य क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का त्याग और समर्पण था। इसके पीछे अंडमान की सेल्युलर जेल में होने वाले लंबे संघर्ष थे, यातनाएं थीं, जलियांवाला बाग था, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का अहंकार था, अत्याचार था, वेदना थी, पीड़ा थी, घाव थे, आक्रोश था, अपमान था इसके पीछे। तब जाकर एक बड़ा संघर्ष हुआ और ये भारत की आजादी आई। तो ये न तो सहजता से आई, ना आसानी से आई, और ना ऐसे ही आ गई। किसी मां ने अपना बेटा दे दिया, किसी बहन ने अपना भाई दे दिया, किसी पिता ने अपने बुढ़ापे का सहारा इसके लिए दिया, किसी पत्नी ने अपना जीवन साथी दे दिया। केवल अपना वर्तमान ही नहीं दिया, भविष्य दे दिया, अपना दे दिया, परिवार का दे दिया, बच्चों का दे दिया, और सबकी खुशियां दे दी, ताकि हम आजाद भारत में रह सकें, आजाद भारत में अच्छा कर सकें। जो चीजें आज बहुत सहज हैं हमारे लिए, उस समय बहुत मुश्किल थी। मैं कई बार उल्लेख करता हूं कि टाटा से एक विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे। विश्वविद्यालय बनाने का अप्रूवल नहीं मिल रहा था, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बनाना चाहते थे। वॉयसराय साहब ने लिखा कि इंडियंस डू नॉट हैव साइंटिफिक रिगर एंड टेम्परामेंट, दे डोंट नीड ए यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। खैर बाद में कुछ साल बाद वो अप्रूव हुआ, नए वॉयसराय आए, फिर अप्रूव हुआ, और आज उसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है। कुछ भी सहज नहीं था। जो आज बहुत आसान लगता है, तो आज का दिन कृतज्ञ भाव से, नम आंखों से उन्हें याद करने का भी दिन है। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता की कुछ पंक्तियां कोट करना चाहूंगा कि जला अस्थियां बारी बारी, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। उन्होंने अपनी गर्दन का मोल मांगा नहीं, कभी सोचा नहीं। आज का दिन उन सभी की जय बोलने का दिन है, उनको याद करने का दिन है। एक प्रश्न है कि इन सब में ऐसा क्या था जो बाकी लोगों से अलग करता था? कुछ तो उनमें अलग होगा ना, कि अपना सर्वस्व दे दिया, बच्चों का भविष्य दे दिया, अपना सुख दे दिया, चैन दे दिया। वो जो भाव था राष्ट्र के प्रति प्रेम का, वो भाव था ये देश है मेरा के भाव का, राष्ट्र को स्वतंत्र कराना ही मेरे जीवन का ध्येय है, इस भाव का। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रहित, राष्ट्र भाव, अपने जीवन से भी बड़ा मानना, इस भाव में जब वो जिए तो ऐसा कर गए कि भारत को आजादी मिली। 15 अगस्त इन भावों को जगाने का भी दिन है। 15 अगस्त इतिहास की गलतियों से सीखने का भी दिन है। 15 अगस्त इस बात पर भी विचार करने का दिन है कि ये वीरों का देश, ये शेरों का देश, ये संतों का देश, ये सज्जनों का देश 800 वर्ष गुलाम क्यों हुआ? ये दुर्गति आई क्यों? इन पर भी तो विचार करने का दिन है। 15 अगस्त को से एक दिन पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। कल हमने भी मनाया विश्वविद्यालय में।
भारत की सरकार ने यह तय किया कि 14 अगस्त जो विभाजन का दिन है उसको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि हमको भूलने की आदत है। जो समाज, जो देश भूल जाता है, इतिहास की गलतियों से नहीं सीखता है, वो उसके साथ दोबारा हो जाती हैं। भारत के साथ दोबारा न हो जाए, इसके लिए शायद भारत की सरकार ने तय किया होगा कि 14 अगस्त का दिन इस रूप में मनाया जाए। मैं आज भारत की सरकार का इसके लिए अभिनंदन करना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। कई बार मैंने उल्लेख किया है कि एडी जाकू हैं, एक ज्यू थे, उन्होंने किताब लिखी थी हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ। हम सबको पढ़नी चाहिए। उनको बचपन में ही, छोटे बच्चे थे तो कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया। उनके सामने पिता गए, मां गई, भाई गए, दोस्त गए, शहर गया, सब गया। इतनी यातनाएं करीब करीब 10 साल उन्होंने सही होंगी, मुझे ठीक से याद नहीं कि वो कितने वर्ष संघर्ष चला। पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला तब तक तो संघर्ष चला ही। उसके बाद में वो छूटे और ऑस्ट्रेलिया में बसे। तो उन्होंने जीवन का एक ही उद्देश्य बनाया कि मैं अपनी कहानी सबको सुनाऊंगा कि ज्यूज मैं तुमको भूलने नहीं दूंगा। ये जो हॉलोकॉस्ट हुआ मैं तुमको भूलने नहीं दूंगा। तुम भूल जाओगे तो ये दोबारा तुम्हारे साथ होगा। सैकड़ों सेमिनार किए अपनी जिंदगी में, किताबें लिखी, म्यूजियम्स बनाए, फिल्म्स बनाने का प्रयास किया। और देखिए, जितनी ज्यूज ने फिल्म बनाई है पार्टीशन पे, हॉलोकॉस्ट पे, हमने तो पार्टीशन पे उतना कुछ किया भी नहीं। हमने तो उसको ऐसा सब्जेक्ट माना कि नहीं, इस पे बात ही नहीं करनी है, इस पे ज्यादा बात ही नहीं करनी है। आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े मास माइग्रेशन में से एक ये कि 1.5 करोड़ लोगों को घर छोड़ना पड़ा। करीब 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना भी नंबर था, उतने लोगों को की हत्या हुई इस मास माइग्रेशन में। जिन लोगों ने घर छोड़ा, जमीन छोड़ी, शहर छोड़ा, संस्कार छोड़े, पुरखों की जमीन छोड़ी, सब कुछ छोड़ा और यहां आए। संस्कृति छूट गई। तो इतिहास ये प्रश्न तो पूछेगा ना, और पूछना चाहिए कि इतने बड़े मास माइग्रेशन की तैयारी आपने क्या की थी? क्या कोई डॉक्यूमेंट बना? क्या किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन से उसको पास कराया? आपको अंदाजा नहीं हुआ कि इतना बड़ा मास माइग्रेशन हो जाएगा? और स्वाभाविक था, आप धर्म के आधार पर कर रहे हैं तो मास माइग्रेशन होगा, मजबूर किया जाएगा मास माइग्रेशन के लिए। ये तो बहुत सहज उत्तर था इस बात का कि होगा ही। आप न चाहेंगे तो मजबूर किए जाएंगे आप वहां से जगह छोड़ने के लिए। और छोड़ा गया तो वो प्लानिंग क्या थी, उसका कोई डॉक्यूमेंट आज इतिहास ये मांगता है। और हमारी पीढ़ी को और नई पीढ़ी को ये मांगना ही चाहिए कि वो क्या डॉक्यूमेंट्स थे। अगर कोई तैयारी नहीं थी तो इतनी जल्दी क्या थी इसको करने की? सीमाएं तय करना और सत्ता हस्तांतरण करने की प्रक्रिया में इतनी जल्दबाजी क्यों थी? और कीमत किसको चुकानी पड़ी? सामान्य जनमानस को चुकानी पड़ी। 15 अगस्त को आजादी आई, 14 अगस्त को विभाजन हुआ और 17 अगस्त को मैप्स रिलीज हुए। लाहौर को पता ही नहीं था कि वो यहां है कि वहां है। कितने शहरों को नहीं पता था कि वो कहां है। आपने 2 दिन बाद ये रिलीज किया, क्या संसार में ऐसी कोई घटना हुई? नहीं हुई। तो आज उनको सहेजने का, संजोने का भी दिन है। इतिहास से भूल जाना किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है। अगर आप उसे भूलेंगे तो आपके साथ दोबारा होगा। भारत के बच्चों के साथ, भारत के लोगों के साथ ये दोबारा ना हो जाए, इसके लिए इसको बार बार याद करने की जरूरत है। राष्ट्र केवल अपने गौरव को याद करने से महान नहीं बनते। राष्ट्र अपनी पीड़ा को याद रखकर भी महान बनते हैं, क्योंकि गलतियां दोबारा ना हो जाएं। और हमें तो इसे याद करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि भारत के समाज को सोने की और भूलने की आदत है। अगर ये आदत ना होती तो 800 साल गुलामी ना होती हमारी। ये समाज सो जाता है, थोड़े साल में आराम से सो जाता है, भूल जाता है। इसका अच्छा होना, ज्यादा अच्छा होना भी बहुत नुकसान कर गया। भूल जाता है, क्षमा करता है, कहता है आगे बढ़ो, पीछे क्या रखा है। ये जो इस समाज की अच्छाई है, ज्यादा अच्छाई है, ये अपनों के लिए तो अच्छी है, शत्रु के लिए कितनी अच्छी है, इस प्रश्न के उत्तर का भी है ये दिन। प्रदीप का गीत में हर बार उल्लेख करता हूं, लता मंगेशकर ने गाया, तो उसमें भी तो उन्होंने यही बात कही ना कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
तुम भूल न जाओ उनको, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। एक दिन याद दिलाता हूं, 8 अप्रैल 1929, दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ भी है। 8 अप्रैल 1929 सेंट्रल असेंबली दिल्ली के अंदर बॉम्ब फेंके गए। 2 क्रांतिकारी नौजवानों ने वो बॉम्ब फेंके, हमारे ही बच्चे थे, वो देश के बच्चे थे। एक भगत सिंह, उम्र थी केवल 22 साल से कुछ कम, और दूसरे थे बटुकेश्वर दत्त, उनकी उम्र थी 19 साल से कुछ कम। कितने छोटे बच्चे थे। तो असेंबली में बॉम्ब जब उन्होंने क्यों फेंके? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल ब्रिटिश इंडिया सरकार लेकर आई, तो पूरे देश में उसका विरोध हो रहा था। राजनीतिक दल अपने तरीके से कर रहे थे, समाज अपने तरीके से कर रहा था। क्रांतिकारियों ने सोचा कि ब्रिटिशर्स को अगर जगाना है तो उनको जगाना है तो वहां पर ही बम डालें जहां ये पास होने वाला है, और उन्होंने ऐसा किया। और इस केस में दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई। दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई। भगत सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में भी लाए गए, बटुकेश्वर दत्त को कहीं और रखा गया, और यहां से उनको लाहौर की कोट लखपत जेल में ट्रांसफर किया दोनों को, क्योंकि उस समय उनके ऊपर एक और केस चल रहा था, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं, सैंडर्स की हत्या का। अब जब वो केस चला उसमें भगत सिंह को फांसी हुई, और बटुकेश्वर दत्त को ब्रिटिश राज ने छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं थे एक तो, पर उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी, वैसे भी सजा दे सकते थे वो। लेकिन उन्होंने था कि इस केस में आजीवन कारावास हो ही रखी है, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस में, तो इससे ज्यादा सजा हो नहीं सकती, तो उनको उन्होंने छोड़ दिया। उसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ इतनी ही बात है कि वहां पर भगत सिंह को फांसी हुई और इनको वहां से छोड़ा गया, और बटुकेश्वर दत्त को सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार में भेज दिया गया। यहीं से दोनों दोस्तों की नियति अलग हो गई, भाग्य अलग हो गया। हम सब जानते हैं कि भगत सिंह को फांसी हो गई 23 मार्च 1931 को, और बटुकेश्वर दत्त भेजे गए अंडमान निकोबार की जेल में। सेल्यूलर जेल का लंबा संघर्ष, लंबी यातनाएं, जहां कोल्हू में बैल लगते थे वहां पर क्रांतिकारियों को लगाया जाता था। 19 साल 20 साल का बच्चा बैल की जगह कोल्हू में जोता जाएगा, इतनी यातनाएं दी गई। सावरकर भी वहीं थे, उसी जेल में, सेल्यूलर जेल में सावरकर बने। ऐसी यातनाओं में आदमी टूट जाता है, पर क्रांतिकारी टूटे नहीं। फिर से आमरण अनशन शुरू हुआ, लगातार विरोध किया। उस चक्कर में 3-4 क्रांतिकारी शहीद हो गए। महावीर सिंह थे, और भी कई लोग थे जो शहीद हो गए। तो सरकार को लगा कि कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने तय किया कि कुछ क्रांतिकारियों को देश की दूसरी जेलों में भेजा जाए, और बटुकेश्वर दत्त को 1937 में दिल्ली जेल में लेकर आए। उनकी तबीयत पहले भी खराब थी, यहां भी खराब हुई, तो बाद में पटना जेल में ट्रांसफर किया। ज्यादा तबीयत खराब होने के बाद ब्रिटिश राज ने सोचा, और 8 सितंबर 1938 को उनको सशर्त रिहा किया। कंडीशन क्या थी कि आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा से बाहर नहीं जा सकते, आपको अपना जीवन इन 3 प्रांतों के बीच में रहना है, कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करनी है। जिस बच्चे ने शुरू से कष्ट देखे हों, उसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में फिर से भाग लिया, और फिर से जेल हो गई भारत छोड़ो आंदोलन में। आप जज्बा तो देखो बटुकेश्वर दत्त का। हमें कोई एक घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो हम उस रास्ते जाना छोड़ देते हैं, ये तो बहुत कष्ट का रास्ता है। उन्होंने नहीं छोड़ा, सजा हो गई, और फिर से उनको जेल भेज दिया गया। तबीयत और खराब हो गई, तो उनको घर में नजरबंद कर दिया गया। जेल से छोड़ के घर में नजरबंद, पटना में नजरबंद किया। बहुत बीमार थे, और जब भारत आजाद हुआ तब उनको आजाद किया गया।
47 में वो आजाद हुए। अब 47 में भी उनकी क्या उम्र थी? 37 साल। 1910 का जन्म है, 37 साल की उम्र थी। उन्होंने सोचा कि अब आजाद हो गया देश, हमारा काम हो गया। उन्होंने शादी करी, परिवार शुरू किया। तो सबसे बड़ा संकट आ गया कि अब चलाएं कैसे। क्रांतिकारियों को पैसा कमाने की तो आदत थी नहीं। उन्होंने बिस्किट बनाने का काम शुरू किया, लेकिन वो चला नहीं। तो उसी समय पता लगा कि सरकार स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को बस के परमिट दे रही है। तो सबने सजेस्ट किया, इन्होंने भी सोचा कि चलो मैं एक बस चलाने का परमिट ले लेता हूं, घर चल जाएगा, कुछ पैसा आने लगेगा घर के अंदर। तो ये डीएम पटना के पास गए अपनी एप्लीकेशंस को लेके। तो उन्होंने कहा कि आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं बटुकेश्वर दत्त हूं, स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी हूं। तो जैसे हमारा ऑफिस करता है वैसे उन्होंने किया कि सर्टिफिकेट दिखाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ। तो उनकी ना जैसे होता है तन बदन में आग लग गई कि बटुकेश्वर दत्त को आई आजादी के समय में स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी होने का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तो देश के लिए कितनी शर्म की बात है। उनसे वो सर्टिफिकेट मांगा गया और उन्होंने वो एप्लीकेशन फाड़ दी गुस्से में, कहा कि मुझे नहीं चाहिए कुछ। किसी वीर के साथ, क्रांतिकारियों के साथ आजाद भारत, आजादी आए थोड़े से दिनों में हम इतने ज्यादा निर्मम हो गए कि एक अधिकारी की इतनी हिम्मत हो जाए कि क्रांतिकारी से तुम्हारी कमी है, तुमको बटुकेश्वर दत्त मालूम नहीं कौन है तो सीख लो, पूछ लो किसी से। खैर ये घटना उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को एक बार बताई, तो राजेंद्र प्रसाद जी को भी खराब लगा। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को बोला कि आप कुछ इंटरवेंशन करो इसमें। तो उनको एक सर्टिफिकेट, एक क्या बोलते हैं, एक परमिट मिल गया बस चलाने का, पर क्रांतिकारी से वो बस चली नहीं। फिर से देश के लिए काम करना सीखना, जिस समय सीखना होता है उस समय वो देश का लिए कर रहे थे। उनको व्यापार करना कहां से आता? मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि इतना अभाव था, गरीबी थी, अभाव था। और सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब केस में अंग्रेजों के साथ देने वाले, उस केस में जो विटनेस बने, उनको अंग्रेजों ने क्या क्या दिया आज उसको बोलने का नहीं है। उन्होंने तब जो विटनेस बने, इन लोगों के खिलाफ गवाहियां दी, सेंट्रल असेंबली के अंदर थे। आज जरा गूगल करके उन परिवारों के नाम याद कर लेना, उन राय बहादुरों के। उन्होंने उस समय भी आनंद लिया और आजादी के बाद भी बढ़ते चले गए। पैसा था, जागीरें थी। मैं आपसे चाहूंगा, गूगल पे सब कुछ है, आप देखिए तो सही वो नाम कौन कौन है देश के। यानी जो देश के लिए कुर्बानी देने वाले बटुकेश्वर दत्त के पास खाने को नहीं है, आजादी के बाद देश ने उसकी चिंता नहीं की। और जिनकी ब्रिटिशर्स ने, जिनको सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स ने, उनकी इतनी चिंता करी कि वो आजादी के बाद भी बहुत बड़े बनकर रह गए। वो रह गए, वो कोई खास बात नहीं है, हमको फर्क भी नहीं पड़ता। पर जिसके साथ अच्छा होना चाहिए था, हम चूके तो सही ना। ये भगत सिंह की जो मुलाकात है, इनकी कानपुर में हुई। इनके बटुकेश्वर दत्त के जो फादर थे वो कानपुर में काम करते थे, रेलवे में काम करते थे। बटुकेश्वर दत्त 16-17 साल के थे, 16 के थे। भगत सिंह 18-19 साल के थे, 20 साल के, जब उनकी मुलाकात हुई कानपुर के अंदर। और बहुत अच्छी उनकी दोस्ती हुई, जिस कारण से भगत सिंह ने तय किया कि बटुकेश्वर दत्त मेरे साथ असेंबली में बॉम्ब फेंकेंगे। चाह तो दूसरे क्रांतिकारी भी रहे थे उस समय, लेकिन उसके बाद मिलना कभी नहीं हुआ, क्योंकि प्रतिबंध लगा रहा, कुछ पता नहीं था कि किसका क्या हुआ। लेकिन जब ये कोट लखपत जेल में थे, एक कहानी है कि माँ, भगत सिंह की माँ विद्यावती जो खाना लेकर आती थी तो इनको भी खिलाती थी, बटुकेश्वर को भी खिलाती थी, दोनों मित्र थे। तो जब इनको फांसी होने वाली थी तो अपनी माँ को भगत सिंह ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन ये बट्टू रहेगा, बटुकेश्वर रहेगा, ये रहेगा आपका बेटा। पर उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। 1963 में खटखट कड़ा भगत सिंह का गांव है, वहां पर उनकी एक मूर्ति की स्थापना हुई और ये न्यूज बनी। तो पटना में इन्होंने भी पढ़ी कि अरे मां तो जिंदा है अभी। खटखट कड़ा में भगत सिंह की मूर्ति की स्थापना हुई। तो ये खटखट कड़ा 1964 में गए, नहीं 1963 में तभी गए, मां से भी मिले। तो एक बड़ा मार्मिक सा वो भी एक दृश्य है, इतिहास को वो संजोना भी चाहिए कि जब मां ने कहा कि बट्टू तू तो बड़ा निर्मोही निकला,
तू तो भूल गया भगत सिंह के जाने के बाद, मुझे भी भूल गया। 1964 में फिर से बहुत बीमार पड़े, गरीबी थी, हालत थी, पटना के एक अस्पताल में पड़े थे। और गरीबी में कैसा इलाज सरकारी अस्पतालों में होता है हम सब जानते हैं। तो इनके एक दोस्त थे चमनलाल आजाद। चमनलाल आजाद ने वीर अर्जुन में एक लेख लिखा। मैं जो कहता हूं ना, भारत के समाज को जो सोने की आदत है, मैं इसका उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं। चमनलाल आजाद ने वीर अर्जुन में लेख लिखा, उसका टाइटल था, क्या दत्त जैसे क्रांतिकारियों को भारत में जन्म लेना चाहिए। टाइटल था, क्या दत्त जैसे क्रांतिकारियों को भारत में जन्म लेना चाहिए। वो आगे लिखते हैं, भगवान ने उनके जैसे शूरवीर को भारत में जन्म देकर भूल की है। खेद की बात है कि जिस व्यक्ति ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और फांसी से बाल बाल बच गया, अस्पताल में पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। वो कहते हैं, मुझे शर्म आती है कि भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त ने भारत में जन्म लिया। ये लेख क्या छपा वीर अर्जुन में, पूरा देश उठ खड़ा हुआ। अब ये नींद जग गई देश की। पटना से उनको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली लाया गया, दिल्ली से एम्स में आया, उनको बोन कैंसर का इलाज शुरू हुआ। भारत के प्रधानमंत्री भी मिलने गए, पंजाब के मुख्यमंत्री भी मिलने गए, बिहार के मुख्यमंत्री। तो जग गया ना, ये सो जाता है, इसको जगाना पड़ता है। वीर अर्जुन के एक लेख ने जगा दिया, तो सबके अंदर देश प्रेम एकदम जाग गया बटुकेश्वर दत्त के लिए। तो रामकिशन जी उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त को कहा कि आपको क्या चाहिए हमसे। उन्होंने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो समय वो था, ये सब तब आए जब बहुत देर हो चुकी थी, जब सब खत्म हो रहा था, तब आए, तब जगा। तो उन्होंने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक ही चीज आपसे मांगता हूं, यदि आप कर सको तो, कि मेरा अंतिम संस्कार हुसैनी वाला में करना, सतलुज नदी के किनारे, जहां भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सो रहे हैं। फिर उनका अंतिम संस्कार वहीं हुआ। 4 देश के बेटे वहां सो रहे हैं, सतलुज के किनारे, हुसैनी वाला में। तो जो देश सो जाता है ना हमारा, इस आदत से निकलने की आवश्यकता है। वीर अर्जुन की एक खबर ने उठाया सबको, फिर सब सम्मान देने का प्रयास हुआ, लेकिन कितनी देर हो गई थी, उसका तो जीवन पूरा संघर्ष में चला गया। 15 अगस्त का दिन ऐसे क्रांतिकारियों को याद करने का भी दिन है। देश अपने लिए सब कुछ देने वालों के लिए क्या करता है, इसको भी तो समझने का दिन है। बटुकेश्वर दत्त ने देश के लिए अपने कर्तव्य को पूरे 100% निभाया, पर क्या देश ने अपने कर्तव्य को ठीक से उनके साथ निभाया? यह भी तो एक प्रश्न है इस पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। क्या देश ने जब समय था अपने कर्तव्य को ठीक से निभाया? भारत की सभ्यता मूलतः कर्तव्य की सभ्यता है, मूलतः कर्तव्य की सभ्यता है। अलग बात है, सो जाते हैं हम थोड़े साल में, वो एक निकाल दें तो कर्तव्य की सभ्यता है हमारी। परिवार के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य, प्रकृति के प्रति कर्तव्य। हमें पता ही नहीं चला कर्तव्यों को जीवन का आधार मानने वाला भारत का समाज कब केवल अधिकारों की भाषा बोलने लगा। ये तो कर्तव्यों से चलने वाला समाज था। आजादी के 8 दशक बीतते बीतते केवल ये अधिकारों की भाषा बोलने लगा। ये कैसे हो गया? आज हर ओर अधिकारों की चर्चा है, आज हर ओर अधिकारों के प्रति जागरूकता है। हम पूछते हैं हमें क्या मिलना चाहिए, मैं यहां आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। कभी नहीं पूछते, या कितनी बार पूछते हैं कि हमें क्या चाहिए, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मेरी क्या उपयोगिता हो सकती है इसमें। कैसे नैरेटिव बदल गया देश का, भारत के समाज का। आप सोचो तो सही, वो जो ऊपर आजादी के लिए बलिदान देने वाले क्या सोचते होंगे हमारे व्यवहार को देखकर। क्या भगत सिंह की फांसी सोचती होगी। कर्तव्य आधारित समाज कब अधिकार आधारित समाज बनने की तरफ बढ़ने लगा, इस पर भी तो विचार करने की आवश्यकता है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाता है तो दूसरे व्यक्ति का अधिकार की रक्षा अपने आप हो जाती है। मैं उदाहरण देता हूं, यदि यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार और बाकी अधिकारी अपना कर्तव्य ठीक से निभाते हैं,
तो टीचर्स के, स्टूडेंट्स के, ऑफिसर्स के, ऑफिशियल्स के अधिकारों की रक्षा अपने आप हो जाती है। नहीं निभाते हैं तो अधिकारों के लिए संघर्ष होता है। रजिस्ट्रार साहब सीरियस हो गए थोड़े इस बात पर। तो संघर्ष होता है। यदि टीचर्स कर्तव्य ठीक से निभाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं, क्लासेस में जाते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, उनकी चिंता करते हैं, तो विद्यार्थियों के अधिकारों की सुरक्षा अपने आप हो जाती है। यदि माता पिता अपना कर्तव्य ठीक से निभाते हैं तो घर के बच्चों के अधिकार अपने आप सुरक्षित हो जाते हैं। यदि अधिकारी कर्तव्य ठीक से निभाते हैं, कोई बटुकेश्वर दत्त से यह ना पूछे कि कागज दिखाओ, तो नागरिकों का अधिकार सुरक्षित हो जाता है। यदि आर्मी अपना अधिकार ठीक से निभाती है, जो निभाती है देश की, तो देश की सीमाओं का सुरक्षा का अधिकार अपने आप सुरक्षित हो जाता है। नागरिक ठीक से कर्तव्य निभाते हैं तो राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। और यदि विद्यार्थी अपना कर्तव्य ठीक से निभाते हैं तो अच्छे उज्जवल भविष्य के निर्माण का अधिकार अपने आप सुरक्षित हो जाता है। कर्तव्यों के, याद रखना, कर्तव्यों के कमजोर होने से अधिकार भी कमजोर हो जाते हैं। एक कम होगा तो दूसरा कम होगा ही, उसका संघर्ष शुरू हो जाएगा। ये कर्तव्य मजबूत रहेगा तो अधिकारों का संघर्ष भी कम हो जाएगा। इसी कारण से कि भारत जो भूल जाता है करना, कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकारों को लिखने की आवश्यकता महसूस हुई। मैं लॉ का विद्यार्थी नहीं, मुझे नहीं पता ज्यादा कर्तव्यों की उन्होंने ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं थी, शायद लिखे भी कम थे, बाद में आए, क्योंकि वो तो समाज में माना ही गया कि इनबिल्ट हैं ही। अगर ये हैं तो इनकी दिक्कत नहीं आएगी, अगर दिक्कत आ रही है तो संविधान आ रहा है उसको बचाने के लिए। संविधान निर्माताओं ने शायद इसी दृष्टि से इसको रखा होगा। कर्तव्य तो एक संघर्ष है जो चलता ही रहता है। शिवमंगल सिंह सुमन की एक पंक्तियां हैं कुछ बहुत अच्छी। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, चाहे हृदय को ताप दो चाहे मुझे अभिशाप दो, चाहे हृदय को ताप दो चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। शायद भारत की सरकार ने इसीलिए वो जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट था उसका नाम ही अब कर दिया कर्तव्य भवन, कर्तव्य 1, कर्तव्य 2। याद रहे कि ये हमारी ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हमें करने हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है देश के प्रति। अगर आजादी के संघर्ष में सेनानियों, क्रांतिकारियों, न जाने कितने भारतीयों ने अपना कर्तव्य समझकर त्याग और बलिदान न दिया होता तो क्या आज भारत स्वतंत्र होता? अगर होता तो क्या इस हालत में होता? एक बात याद रखना, इतिहास भविष्य से भी प्रश्न पूछता है। केवल इतिहास वर्तमान से ही प्रश्न नहीं पूछता, भविष्य से भी प्रश्न पूछता है। 1947 से पहले एक प्रश्न था, क्या भारत आजाद होगा? उस समय की पीढ़ी ने उसका उत्तर दिया कि प्रश्न था क्या भारत आजाद होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जेल में जाकर दिया, अपनी संपत्ति देकर दिया, अपना भविष्य देकर दिया, अपना वर्तमान देकर दिया, बलिदान देकर दिया, फांसी पर चढ़कर दिया, संघर्ष करके दिया। आज 2026 में हमारे सामने प्रश्न है, 2047 का भारत कैसा होगा? जब भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा तब आने वाली पीढ़ी हमसे प्रश्न करेगी, भारत कैसा होगा? वो पीढ़ी जो आज विश्वविद्यालयों में है, 47 में ये पॉलिसी पे होगी, देश चलाने का काम ये पीढ़ी करती होगी, ये भी प्रश्न करेगी, फिर इनसे भी लोग प्रश्न करेंगे। पर ये हमसे तो प्रश्न करेगी ना कि आपको स्वतंत्र भारत मिला था, आपने क्या किया? हमारे से पहले हमारे फोर फादर्स को स्वतंत्र भारत नहीं मिला, उनका एक ही ध्येय था, वो ले आए। आपको स्वतंत्र भारत मिला था, आपने क्या किया? आपको सबसे बड़ा टैलेंटेड यूथ मिला, आपने क्या किया? आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग मिला, आपने भारत को कहां पहुंचाया, कितना मजबूत किया? आपको लोकतंत्र मिला, आपने उसे कितना मजबूत किया और उसको कितना मजबूत करने में अपना प्रयास किया?
यहां एक प्रश्न है कि लोकतंत्र में पार्लियामेंट की सबसे बड़ी भूमिका है। पार्लियामेंट में चर्चा ना होना, रोज नई समस्याएं होना, क्या लोकतंत्र को मजबूत करता है? अगर करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत कैसे होगा? जो हमको चलाता है, बनाने वालों को चलाता है। तो यह प्रश्न, आपको लोकतंत्र मिला, आपने उसको कितना मजबूत किया? आपको एक संविधान मिला, आपने उसको सशक्त करने में कितना अपना कंट्रीब्यूशन किया? आपको मजबूत भारत मिला, आपने संस्कार और संस्कृति को कितना संभाला? और अंत में वह हमसे पूछेगी, आपको भारत मिला था, आपने हमको कैसा भारत सौंपा? हमारी और यहां जो बैठी पीढ़ी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इन प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से। शब्दों से नहीं, कर्म से, धर्म से, कर्तव्य से, राष्ट्र प्रेम से। और अगर हम चूकेंगे इसमें तो 47 का भारत जैसा नियति में होगा वैसा तो होगा ही, 47 तो आना ही है। उनके प्रश्न असहज करेंगे और हमारी पीढ़ी उनकी नजरों में नजर डालकर कह सकेगी, हमसे जो बन सकता था हमने किया। आज जो भारत है उसमें हमारी भूमिका है। हमको शर्मिंदा ना होना पड़े, हमको एक सुख का एहसास हो कि हमसे जो बन पड़ता था हमारी पीढ़ी ने किया। 15 अगस्त को हमारे कर्तव्यों को, हमारे अधिकारों को, हमारे धर्म को, हमारी समझ को समझने का और उस पर काम करने का भी दिन है, जिससे एक आत्मनिर्भर, विकसित भारत, सुरक्षित भारत, ज्ञान का भारत, इसमें अपना योगदान करना ही राष्ट्र प्रेम है। शहीदों का यही सपना है और यही भारत से हमारी अपेक्षा है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में हम ये चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय देश के सबसे पहले टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आए वर्ल्ड में। आज हम 322 में हैं और फिर टॉप 100 में आए। इसके लिए हमको जो करना है हमको करना चाहिए, पूरे मन से, पूरे परिश्रम से, पूरी समझ से ये करना चाहिए, क्योंकि देश हमसे ये अपेक्षा करता है। जब जब वर्ल्ड रैंकिंग्स आती हैं तो सारे देश में चर्चा होती है कि भारत की कोई यूनिवर्सिटी आती नहीं है। सबकी अपेक्षा रहती है, और सही भी है, कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसा ताकतवर विश्वविद्यालय देश का, प्रसिद्ध समृद्ध विश्वविद्यालय देश का, यदि नहीं आ रहा है तो वो कैसे आए, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। तो आज हमको ये भी प्रण लेना चाहिए कि पहला माइलस्टोन हम टॉप 200 में कैसे आए, इस पर विचार करें। आपके जो सुझाव हों आप दें। हम भी सोचते हैं कि इसके लिए कोई एक स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें, उसके साथ डिस्कशन हो, सजेशंस आए और हम सब मिलकर इंप्लीमेंट करें उसको। अब रास्ता आसान नहीं है। पिछले 5 साल में हम 521 से 322 ले आए। 199 पोजीशंस का जंप है जो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा किसी विश्वविद्यालय के साथ नहीं हुआ कि 5 साल में 199 पोजीशंस इंप्रूव हो गई। पर अब बड़ा लंबा संघर्ष है, अब एक एक पोजीशन के लिए संघर्ष है। मैं अपेक्षा करता हूं कि हम भी सब लोग प्रण लेंगे ये, कि अपनी समझ से, अपनी मेहनत से, अपने हितों से ज्यादा विश्वविद्यालय के हित को ध्यान में रखते हुए, आप विश्वविद्यालय के हित को ध्यान में रखेंगे तो विश्वविद्यालय तो आपके हित का ध्यान रखेगा ही, क्यों नहीं रखेगा। मैं समझता हूं इसको हमको बहुत सीरियसली इंप्लीमेंट करने की तरफ बढ़ना चाहिए। और आज पुनः हम सब बैठे हैं तो एक प्रतिज्ञा कि हम अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। आप बोलिए मेरे साथ, हम अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। एक बार पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं।